तो नेक्स्ट अगला वायुदाब व पवनी। तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं वायुदाब की। तो वायुदाब किसे कहते हैं, बताओ किसे कहते हैं? हाँ, यानी वायु धरातल के एकांक क्षेत्र पर, धरातल के ऊपर इकाई क्षेत्र पर, इकाई क्षेत्र मतलब एक निश्चित, चाहे प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर है या वो प्रति है वो मीटर पर है वर्ग पर, तो धरातल के इकाई क्षेत्र पर उसके ऊपर स्थित वायुमंडल की परतों या स्तंभों का, ये जो वायुमंडल है इस वायुमंडल के स्तंभों का या वायुमंडल की परतों का जो अपने को क्या महसूस होता है, भार महसूस होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वायुदाब कहते हैं। तो धरातल के किसी एकांक क्षेत्र या इकाई क्षेत्र पर उससे ऊपर स्थित वायु की परतों का लगने वाला भार, या हम कहें किसी स्थान पर वायुदाब क्या होगा, नीचे की परतों का नहीं लगेगा। आप अगर यहां ए स्थान पर खड़े हैं तो आपके ऊपर सिर्फ जो है वो वायु का भार इस इतने स्तंभ का ही महसूस होगा, ये नीचे वाले भाग का नहीं। तो अपने जहां हम हैं उससे ऊपर की वायु का इकाई क्षेत्र पर लगने वाला भार ही क्या कहलाता है, वायुदाब कहलाता है। वायुदाब का सबसे पहले अनुभव किसने किया था, वायुमंडलीय दाब का, तो ग्यूरिक ने किया था सबसे पहले। अनुभव करने वाला व्यक्ति कौन था, ग्यूरिक था। कब, 1651 ईस्वी के अंदर इसको सबसे पहले उसी ने अनुभव किया था, ये ध्यान रखना। लेकिन वायु दाब के मापन के उपकरण की खोज, वायुदाब मापने का उपकरण बेरोमीटर सबसे पहले इटली के पेरोस्ली ने ये उपकरण है वो बनाया था। उसके बाद 14 ने इसको बेहतर बना दिया, तो उसको 14 बेरोमीटर कहते हैं जो पारे का उपयोग करता। उसके बाद वर्तमान में नीदरवे बेरोमीटर काम में आता है जिसे एंड्रॉइड बेरोमीटर कहा जाता है। तो वायुदाब मापने का उपकरण क्या है, बेरोमीटर। अब वायुदाब मापने की इकाई क्या है, किसमें वायुदाब का मापन किया जाता है, तो वायुदाब मापने की सबसे प्रचलित अंतरराष्ट्रीय है वो क्या है, पास्कल है। पास्कल के अलावा इसे और भी इकाई में दूसरे नंबर पर जो प्रचलित है वो मिलीबार है। मौसम वैज्ञानिक जो हैं वो वायुमंडलीय दाब का मापन किसमें करते हैं, मिलीबार में करते हैं। मौसम वैज्ञानिक विशेष रूप से मिलीबार में करते हैं। तो अब बात यहां पर हम करें तो कि वायुदाब है वो समुद्र तल पर कितना होगा। अगर हम इनको सी लेवल माने तो इस सी लेवल पर सबसे ज्यादा समुद्र तल पर वायु का भार होगा जो ऊपर का लग रहा है, और ये कितना होता है, तो समुद्र तल पर 15 डिग्री अगर सेल्सियस टेम्परेचर है तो उस समय जो वायु भार लगता है वो सर्वाधिक होगा, और ये यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है,
ये कितना होता है? तो 1,01,325 पास्कल होता है, या 101.325। 1000 का इसमें भाग दे दे तो ये किस में बदल जाएगा? तो इसे किलो पास्कल बोल देंगे, तो इसे किलो पास्कल कहा जाता है, या 1013.25 मिली बार। तो 1013.25 मिली बार भी किसके बराबर है? 101 किलो पास्कल के, या 1,01,325, या लगभग 1,00,000 बोल दो, 1,00,000 पास्कल के। 1,00,000 पास्कल को भी हम 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब आप मिली बार की जगह पूछा जाए एक बार कितने के बराबर होता है, तो एक बार 1013 मिलीबार के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं समुद्र तल पर लगने वाला वायुदाब तो 1013 मिलीबार या एक बार क्या है? बराबर है दोनों, ये ध्यान रखना है, दोनों बराबर या पास्कल। अब ये कहा जाए कि जो बैरोमीटर है उसमें पारा मिलीबार में तो 1013 मिलीबार ऊपर उठा, या 2.5 और आगे लगा दो तो इसे और भी कई नामों से जान सकते हैं। वो किन किन से? जैसे एक आ जाए कितने सेंटीमीटर ऊपर उठेगा, तो इसका मतलब है पारा 76 सेंटीमीटर ऊपर उठेगा। तो 1013 मिलीबार किसके बराबर है? 76 सेंटीमीटर के बराबर भी है। या 76 सेंटीमीटर को क्या बोला जा सकता है वो mm में बदलोगे तो कितने हो जाएंगे? 760 mm हो जाएगा। मिलीमीटर में कितना हो जाएगा? 760 mm। और 76 सेंटीमीटर को इंच में बदलते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 29.9 इंच। और अगर यूरोप में पौंड में बोलते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 14.6 कुछ है समथिंग, तो लगभग 14.6 पौंड के बराबर। तो एक ही बात है। तो यहां कई चीजें सामने आई हैं आपके, तो ये विशेष रूप से अगला किसी में भी पूछ सकता है। वायुदाब मापने की इकाई पास्कल, समुद्र तल पर सर्वाधिक वायुदाब कितना होता है? तो आप लगभग है वो 1,00,000 पास्कल या 1,01,325 पास्कल। ये किलो पास्कल में बदलेंगे तो 101.325 किलो पास्कल के बराबर हो जाएगा। अगर इसे मिलीबार में बोलते हैं तो समुद्र तल पर मुख्य रूप से मिलीबार में कितना? 1013.25 मिलीबार सर्वाधिक। लेकिन ये कंडीशन किस टेम्परेचर पर? 15 डिग्री। इससे ज्यादा वायुदाब भी होता है, लेकिन जब तापमान घटेगा तो वायुदाब बढ़ेगा, और ताप बढ़ता है तो वायुदाब घटता है। एक आदर्श जो स्थिति है समुद्र तल पर कि सीधा पूछे सर्वाधिक वायुदाब तो कहां होता है? हम कहेंगे समुद्र तल पर ही, सबसे नीचाई पर ही होगा। टेम्परेचर एक दूसरी कंडीशन है, लेकिन आदर्श में सबसे ज्यादा है वो समुद्र तल पर, या एक बार बराबर 1013 मिलीबार। उसके बाद 1 मिलीबार इज इक्वल टू 1 ग्राम। 1 मिलीबार में कितना वजन? 1 मिलीबार 1 ग्राम के बराबर होता है। तो इस तरीके से समुद्र तल पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर में आप पर लगने वाला वजन कितने ग्राम हो जाएगा? तो 1013 मिलीबार का मतलब सी लेवल पर 1013 ग्राम, या लगभग कितना बोल सकते हैं? 1 केजी। 1000 ग्राम में कितना हुआ? 1 केजी है। वो हम अनुभव करते हैं वजन वायु का, और प्रति वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र पर।
तो ये तो कुछ अपने को डाटा यहां पर ध्यान रखने हैं। उसके बाद अन्य बातें आती हैं, प्रभावित करने वाले कारक वो। तो पहले वायुदाब का अर्थ लिखोगे। धरातल के इकाई क्षेत्र पर धरातल के इकाई क्षेत्र पर या एकांक क्षेत्र पर लगने वाला वायुमंडल का भार ही धरातल के इकाई क्षेत्र पर लगने वाला वायुमंडल का भार ही वायुदाब कहलाता है। लाइन चेंज करके, वायु दाब का सब वायुमंडलीय दाब या वायु दाब का सबसे पहले अनुभव वॉन ग्यूरिक ने 1651 ईस्वी में किया। वॉन ग्यूरिक ने 1651 ईस्वी में किया। उसके बाद लिखो, वायुदाब मापन उपकरण बेरोमीटर। वायुदाब मापने का उपकरण बेरोमीटर है। लाइन चेंज कर लिखो, बेरोमीटर का सबसे पहले आविष्कार ई टोरेसेली ने किया। उसके बाद लिखो, वायुदाब मापने के लिए दो प्रकार के बेरोमीटर काम लेते हैं। दो प्रकार के बेरोमीटर काम में लेते हैं। पहला है पारद बेरोमीटर या 14 बेरोमीटर, जिसमें पारा भरा होता है। पारद बेरोमीटर या 14 बेरोमीटर। फोर्टीन ने जो बनाया वो ज्यादा प्रचलित है। तो पारद बेरोमीटर वर्तमान में, लेकिन इसकी जगह तो पहला हो गया पारद बेरोमीटर, यानी इसमें क्या भरा जाता है, पारा। दूसरा होता है नीदरव बेरोमीटर। नीदरव यानी एंड्रॉइड, नीदरव या एंड्रॉइड बेरोमीटर काम में लिया जाता है। दूसरा, जिसे लुसियन विड्डी ने सबसे पहले बनाया। लुसियन विड्डी ने 1844 ईस्वी में इसे बनाया था। नीदरव या एंड्रॉइड बेरोमीटर आविष्कारक इसके हैं लुसियन विड्डी।
अब है वो कितना मापन का उपकरण हो गया, वायुदाब मापने की फिर लिखो इकाई, वायुदाब मापने की इकाई। तो वायुदाब मापने की इकाई अंतरराष्ट्रीय इकाई है मैन पास्कल, पास्कल व मिलीबार। मौसम वैज्ञानिक मिलीबार इकाई को काम में लेते हैं, पास्कल और मिलीबार। पास्कल को पीए लिख देंगे। फिर इंपॉर्टेंट में लिखो, सर्वाधिक वायुदाब समुद्र तल पर, सर्वाधिक वायुदाब समुद्र तल पर कोष्टक में लिखो 15 डिग्री सेल्सियस ताप पर, सर्वाधिक वायुदाब समुद्र तल पर, कोष्टक में लिख लो 15 डिग्री सेल्सियस ताप पर दर्ज किया जाता है, दर्ज किया जाता है, जिसका मान जिसका मान 1013.25 मिलीबार होता है, जिसका मान, पहले ये लिखना फिर अलग से, 1013.25 मिलीबार होता है। अब आपको कुछ बातें अलग से ये ध्यान रखनी है, चेंज आना चाहिए कि 1013.25 मिलीबार 101.325 किलो पास्कल के बराबर, या ये 1,01,325 पास्कल के। जैसे पास्कल में इसको बोलेंगे तो कितना बोलेंगे, 1,01,325। वही बात है, यहां से क्या हटा दो, है वो दशमलव हटा दो। अब आपको ये पूछ ले अगला, 1 मिलीबार में कितने पास्कल होते हैं, सामने लिखा हुआ है और कि सर ने तो बताया ही नहीं। अब इससे मैं एक क्वेश्चन बना लूं कि 1 मिलीबार कितने पास्कल के बराबर होता है। अरे 100 पास्कल के 1013 गुणा 100 तो कितना आएगा, 1,01,300। 100 से गुणे तो वही तो लगभग, तो 100 पास्कल हो और इधर कितने मिलीबार में, कितना 1 मिलीबार, सीधी सी बात है। और इसमें ले जब तो किलो पास्कल आते ही 10 गुणा हो गया, कितना हुआ 10 गुणा। यहां 101 किलो पास्कल 1013 मिलीबार के बराबर है, तो इसका मतलब 1 किलो पास्कल बराबर 10 मिलीबार। ये भी लिख सकते हैं 1 किलो पास्कल किसके बराबर, 10 मिलीबार के बराबर हो गया। इसलिए 101 किलो पास्कल गुणा 10 तो लगभग 1010 क्या हो गया, मिलीबार हो गया। सामने ही दिया हुआ है ये, इसे चेंज। तो नीचे अब लिखोगे पास्कल में समुद्र तल पर वायुदाब कितना होता है वो लिखोगे, तो इसमें लिखो ये सारे बराबर में लिख लो, 1,01,325 पास्कल, ये समुद्र तल के ही है सारे, 1,01,325 पास्कल पीए शॉर्ट में लिखा मिलेगा। पास्कल को बराबर किसके होता है, बराबर 101.325 किलो पास्कल के। या ये किसके बराबर होता है, सब बराबर जो मान है वो लिखवा रहा हूं, किसके बराबर होता है, 1013.25 मिलीबार के। या ये किसके बराबर होता है, 1 बार के। या किसके बराबर है,
1 बार के बराबर है। यानी पारा 1013 मिलीबार ऊपर उठा है, बार में वो कितना माना जाएगा? 1। या ये कितने के बराबर है? 76 सेंटीमीटर के। या ये कितने के बराबर? 76 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे तो 760 मिलीमीटर या 760 mm। या 76 सेंटीमीटर में इंच कितने होते हैं? 29.9 इंच। पारा इंच में मापेंगे तो इतना ऊपर उठेगा। या 14.6 पौंड, पौंड में ये भार होगा तो पारा 14.6 पौंड जितना। ये सब इकाई आपस में क्या हैं? बराबर हैं। अगला ये कहे कि 76 सेंटीमीटर बैरोमीटर में पारा ऊपर उठा, इसका मतलब कितने मिलीबार? 1013.25 मिलीबार ऊपर उठा है। या पास्कल में कितने के बराबर है? तो 1,01,325 पास्कल के, वो बात बराबर है। फिर अलग से लिखोगे 1 मिलीबार का वजन ग्राम में बोलेंगे तो 1 मिलीबार बराबर 1 ग्राम होता है। अलग से लिखो ये 1 मिलीबार किसके बराबर होता है? 1 ग्राम के। तो ये पूछा जाए समुद्र तल पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर लगभग कितना भार होगा? 1 केजी लगभग, यानी 1013 मिलीबार बराबर 1013 ग्राम, जो लगभग कितना? 1 केजी। तो लिखोगे इस तरह समुद्र तल पर, इस तरह समुद्र तल पर 1 किलोग्राम भार, लगभग में है ये 1 किलोग्राम भार प्रति वर्ग सेंटीमीटर वायुमंडल द्वारा लगता है। किलोग्राम भार प्रति वर्ग सेंटीमीटर वायुमंडल द्वारा लगता है। तो ये अपने को इसमें ध्यान है वो रखना था। पास्कल और मिलीबार में क्या है, तो इसको चेंज जैसे अगला ये भी कि कितने पास्कल कितने मिलीबार के बराबर होता है। अब बात आती है वो है वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक। वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक। तो वायुदाब को प्रभावित, क्या पूरी पृथ्वी पर हर जगह दाब समान है? नहीं, अलग अलग जगह अलग अलग है, स्थान विशेष पर बदलता है। तो कौन कौन से कारक वायु दाब को प्रभावित करेंगे? तो वायु दाब को प्रभावित करने वाला पहला प्रमुख कारण आता है धरातल पर सबसे पहले तापमान। तापमान के बाद दूसरा प्रभावित करने वाला कारक आएगा समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई के बाद तीसरा कारण प्रभावित करता है जलवाष्प की मात्रा। चौथा कारण प्रभावित करता है पृथ्वी की घूर्णन गति। अपकेंद्रीय बल जिसको कहते हैं। और पांचवा कारक है वो प्रभावित करेगा गुरुत्व आकर्षण बल। और छठा लिख सकते हैं पवन प्रवाह है। और पवन में भी कौन सा? जहां पर अवतलित पवन प्रवाह है, ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर। तो मुख्य रूप से ये कारक है वो वायुदाब को प्रभावित करते हैं। अब कौन सा
कितना कैसे प्रभावित करता है? सबसे पहले बात करते हैं इसमें तापमान की। तो तापमान की बात करें तो पहली मेन बात है तापमान बराबर होता है व्युत्क्रमानुपाती किसके? वायु दाब के। इसका मतलब क्या हुआ कि तापमान बढ़ने पर वायु दाब क्या होगा? कम होगा, क्योंकि तापमान बढ़ने पर वायु क्या होती है? गर्म, और गर्म होने से वायु हल्की होकर फैलेगी और ऊपर उठेगी, और इसलिए उस जगह पर हवा का लगने वाला भार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं अपने गर्मियों में मरुस्थल के ऊपर पूरा न्यून वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है, क्योंकि जितनी गर्मी उतना लो प्रेशर बनता है, और सर्दियों में धीरे धीरे ठंड पड़ने से वहां हाई प्रेशर, हवा अपनी दिशा बदल लेती है। तो पहला तापमान और वायुदाब में व्युत्क्रमानुपाती संबंध। इतनी बात ध्यान रखनी है कि तापमान बढ़ता है तो वायुदाब घटता है, क्योंकि हवा गर्म होकर फैलती है और ऊपर उठती है, उससे वहां पर लगने वाला भार क्या हो जाता है? कम होता है। तो पहले पॉइंट तापमान में लिखोगे। तापमान बढ़ने पर वायुदाब घटता है, यानी विपरीत संबंध है दोनों में। तापमान बढ़ने पर वायुदाब घटता है, क्योंकि तापमान बढ़ने से हवा गर्म होकर फैलती है तथा ऊपर उठती है। फैलती है तथा ऊपर उठती है, जिससे इकाई क्षेत्र पर लगने वाला भार कम हो जाता है। जिससे इकाई क्षेत्र पर लगने वाला भार कम हो जाता है। अब हम देखेंगे जैसे पृथ्वी पर भी वितरण में बात करेंगे तब ध्रुवों पर न्यून वायुदाब होता है या उच्च वायुदाब? उच्च वायुदाब होता है। क्यों? क्योंकि वहां वर्ष भर तापमान कम, और विषुवतरेखीय क्षेत्रों में हमेशा निम्न वायुदाब, क्योंकि वहां वर्ष भर तापमान ज्यादा रहता है। इस कारण विषुवत रेखा पर न्यून और ध्रुवों पर उच्च वायुदाब की स्थिति होती है। दूसरे पॉइंट की बात करें समुद्र तल से ऊंचाई। तो सी लेवल से अगर ऊंचाई पर जाएंगे, जो जो हम हाइट पर जा रहे हैं, तो वायुदाब में क्या आएगी? कमी या वृद्धि? तो वायुदाब में बढ़ती ऊंचाई के साथ क्या आती है? कमी आती है। तो इस कमी का कारण क्या है? क्यों कमी आती है? क्योंकि ज्यों ज्यों ऊपर जाएंगे नीचे की जो परत थी, जैसे आप इस स्थान पर खड़े हैं तो इस स्थान के ऊपर आप पर सिर्फ इससे ऊपर की लेयर का ही क्या लग रहा है? वजन लग रहा है। ए स्थान पर हो तो इसका वजन लग रहा है, इस नीचे वाले भाग का वजन नहीं लग रहा। और ज्यों ज्यों हाइट पर गए सबसे सघन परत तो कौन सी है? सबसे नीचे वाली। तो ज्यों ज्यों हम ऊपर जाएंगे दाब में तीव्रता से क्या आएगी? कमी, क्योंकि भारी परत तो कहां रह गई? सबसे सघन नीचे। ऊपर जाएंगे तो परतें क्या होती जाएंगी? विरल होती जाएंगी। भाई एक आप यहां खड़े हो और एक तीसरी मंजिल के ऊपर खड़े हो, तो तीसरी मंजिल पर दाब कम हो जाएगा, और यहां पर क्या है? ज्यादा। इतनी हाइट पर जो स्तंभ था उसका आप पर क्या नहीं लगा? भार नहीं लगा। तो ऊंचाई के साथ दाब में कमी आती है। अब दाब में ये कमी की दर जो होती है
ये 34 मिलीबार प्रति 300 मीटर या लगभग 10 मिलीबार प्रति 100 मीटर। 100 मीटर हाइट पर 10 मिलीबार वायुदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या लगभग बोलेंगे 300 मीटर पर कितना, 34 मिलीबार है वो घटता है। और इस आधार पर 5.5 किलोमीटर की हाइट पर वायुदाब 1/2 समुद्र तल का कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। समुद्र तल का ये आधा हो जाएगा। आधे का मतलब कितना, तो समुद्र तल पर कितना है 1013 मिलीबार, तो 5.5 किलोमीटर हाइट पर कितना, तो लगभग 500। हाँ तो आधा, तो लगभग हम कहेंगे कि यहां पर बोले तो 500 कि कितना हो गया, कि आधे का मतलब लगभग कितना पहुंच गया, 500 मिलीबार। सी लेवल पर 1013, तो उसको 1000 मान लो दिमाग में, तो लगभग कितना 500 मिलीबार कितनी हाइट पर, ये मैन है। तो 5.5 किलोमीटर या मीटर में दे तो 5500 मीटर की हाइट पर आधा हो जाता है। ये अपने को विशेष रूप से यहां ध्यान रखना है। और ऊंचाई के साथ क्यों कम होता है, तो उत्तर दोगे बढ़ती ऊंचाई के साथ वायु की परतें विरल और सघन परत हमसे कहां रह गई, नीचे, जिनका अपन पर भार नहीं लग रहा है, उनका अपने पर भार नहीं लग रहा है। तो इस तरीके से 2 नंबर पॉइंट में लिखो समुद्र तल से ऊंचाई, और इसमें लिखो बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ती ऊंचाई के साथ वायु दाब में कमी आती जाती है, क्योंकि बढ़ती ऊंचाई के साथ वायु दाब में कमी आती जाती है, क्योंकि बढ़ती ऊंचाई के साथ वायु की परतें विरल होती जाती हैं। बढ़ती ऊंचाई के साथ वायु की परतें विरल होती जाती हैं तथा सघन परत नीचे रह जाती है, तथा सघन परत नीचे रह जाती है। लाइन चेंज करके इंपॉर्टेंट में ध्यान रखना है। बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ती ऊंचाई के साथ वायु दाब में कमी की दर बढ़ती ऊंचाई के साथ वायु दाब में कमी या पतन की दर 34 मिलीबार प्रति 300 मीटर, 34 मिलीबार प्रति 300 मीटर या 10 मिलीबार प्रति 100 मीटर, 10 मिलीबार प्रति 100 मीटर होती है। फिर इंपॉर्टेंट में लिखो इस तरह धरातल से 5500 मीटर की ऊंचाई पर धरातल से 5500 मीटर की ऊंचाई पर वायु दाब समुद्र तल का 5500 मीटर की ऊंचाई पर वायु दाब
समुद्र तल का आधा हो जाता है। तूने क्या लिखा है? 5500 लिखेंगे? नहीं, अभी लिखा जो इस तरह वायुदाब समुद्र तल से 500 मीटर लिख रखा है कि 500 पर जाता है, तो 5500 मीटर की ऊंचाई पर है वो आधा हो जाता है। नोट साम कमी मिल लगी जा दोषी गुरु जी रे को कि मान तो ही लिखवाइडो है? उसके बाद में लिखो ये, इसके बाद अगला पॉइंट है तीसरा, जलवाष्प की मात्रा। तो जलवाष्प की मात्रा की बात करें, जिस पर अपन ने शुरू में भी पहले पढ़ा है, अगर हवा में नमी ज्यादा आएगी तो हवा भारी होगी या हल्की होगी? बताओ। हल्की होगी। ध्यान रखना, गैस से हल्की होती है जलवाष्प, और सब इसको अनुभव करते हो। अगर जो नमी है, जलवाष्प भारी होती तो बर्तन में पानी गर्म करते वो भाप बन के ऊपर उठता गया, अगर हवा उससे भी होती। बताओ, हवा उसको कहां रखती? नीचे। लेकिन हवा तो भारी है और जलवाष्प भाप हल्की है, तो भाप हल्की होने से हवा तो नीचे आएगी और उस भाप को कहां धक्का देगी? ऊपर, क्योंकि वो तो क्या है? हल्की, और हल्की चीज कहां जाएगी? ऊपर। अगर जलवाष्प भारी होती ऊपर की हवा से, तो वो हवा के कहां रहती? नीचे। वो जमीन पर ही रहती, भाप बन के ऊपर पहुंच ही नहीं पाती। और इसलिए जब एयर के अंदर जलवाष्प प्रवेश करती है तो किसको हटना पड़ेगा? वहां से वायु को हटना पड़ेगा। भाई, इस कमरे में अगर नमी आ रही है तो जगह तो उतनी है, पृथ्वी की परत तो उतनी सघन है, तो वहां से हटेगी क्या? वायु हटेगी। उसकी जगह किसने ले ली? जलवाष्प। जलवाष्प क्या थी? हल्की थी। हल्की चीज ने उस जगह को घेर लिया, तो वहां का प्रेशर क्या होता है? कम होता है। जब भी वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बढ़ती है तो वहां पर वायुदाब घटता है। मानसून के समय हवा में जलवाष्प कम होती है या ज्यादा? न्यून दाब का क्षेत्र होता है या उच्च दाब का? न्यून। उच्च का होता तो मानसून आता ही नहीं, बारिश होती ही नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट में ध्यान रखना है। बहुत से स्टूडेंट यहां उल्टा समझते हैं कि पानी है वो तो वजन बढ़ गया तो बाहर ज्यादा लगेगा, तो यहां ये उल्टा में रखना है, क्योंकि जलवाष्प गैसों से क्या होती है? हल्की होती है। तो लिखोगे, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बढ़ने पर, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बढ़ने पर वायु दाब में कमी आती है। क्योंकि जलवाष्प, क्योंकि कमी आती है, क्योंकि जलवाष्प गैसों की तुलना में, क्योंकि जलवाष्प गैसों की तुलना में हल्की होती है। गैसों की तुलना में हल्की होती है, और इसलिए विषुवत रेखा पर वर्ष भर क्या होता है? आर्द्रता ज्यादा रहती है, तो वहां न्यून वायुदाब। ध्रुवों पर जलवाष्प सबसे कम होती है, तो वहां पर क्या होता है? उच्च वायुदाब की स्थिति होती है। चौथा पॉइंट लिखो, पृथ्वी की घूर्णन गति। या अपकेंद्रीय बल। अब ये अपकेंद्रीय जो बल या पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, ये इस पवन प्रवाह को भी क्या करती है? प्रभावित करती है। तो उसके लिए भी ये नाम आएगा। अब पृथ्वी की घूर्णन गति की अगर हम बात करें, तो पृथ्वी है, कोई भी वस्तु जब घूमती है वर्ताकार, ये अपने अक्ष पर किधर से किधर घूम रही है? पश्चिम से पूर्व में ये घूम रही है।
अब पश्चिम से जब पूर्व में ये घूम रही है तो इसके घूमने के कारण से जो एक आभासी बल लगता है, जो केंद्र से किधर लगता है, बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है। और उस बल को हम क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल। एक बल जो वास्तविक है, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण से पृथ्वी अपने को अंदर की ओर भी लग रहा है, अभी केंद्रीय बल भी खींच रहा है, लेकिन एक बल जो किधर लग रहा है, बाहर की ओर। और ये बल जितनी गति तीव्र होती है, गति के समानुपाती होता है। जितनी कोई चीज तेज घूमेगी, बाहर की ओर लगने वाला बल उतना ही ज्यादा होगा। आप पत्थर को डोरी से बांध के एक तो धीरे धीरे घुमा के छोड़ो और एक तेजी से घुमा के, बाहर की ओर कौन से में ज्यादा दूर जाके गिरेगा, तेजी से घुमा के छोड़ा तो ज्यादा दूर गया। कौन सा बल उस पर लग रहा था, अपकेंद्रीय बाहर की ओर। पृथ्वी क्या हर जगह समान वेग से घूर्णन कर रही है? पृथ्वी पर घूर्णन गति सर्वाधिक कहां है? बीच में विषुवत रेखा पर पृथ्वी पर सर्वाधिक घूर्णन गति है। और सर्वाधिक घूर्णन गति होने से यहां पर लगने वाला अपकेंद्रीय बल भी क्या है, सर्वाधिक। और ध्रुवों की ओर वो क्या होता जाएगा, कम। और ध्रुव पर क्या लगेगा, ध्रुवीय क्षेत्रों पे सबसे कम न्यूनतम बल लगेगा, क्योंकि वहां पृथ्वी सबसे धीमे घूम रही है। अब जहां बल बाहर की ओर ज्यादा लगेगा तो वहां पर जो एयर मौजूद है, इस विषुवत रेखा की जो एयर है, इस पर अपकेंद्रीय बल लगने के कारण ये क्या करेगी, बाहर यानी ऊपर की ओर उठेगी। जब यहां हवा ऊपर की ओर उठेगी तो नीचे लगने वाला उसका भार घटेगा या बढ़ेगा, कम हो जाएगा। यहां लगने वाला भार कम हो गया विषुवत रेखा पर, यहां क्या बन गया, लो प्रेशर है वो बन जाता है, क्योंकि यहां से बाहर की ऊपर की ओर धक्का महसूस हो रहा है। लेकिन जहां गति कम है वहां ऊपर की ओर धक्का उतना महसूस नहीं हो रहा। तो विषुवत रेखा पर सहवनीय धाराएं उत्पन्न होती हैं, सहवनीय वर्षा होती है, क्योंकि वहां पर कोई कोरियोलिस बल नहीं है। साल भर उच्च तापमान हवा गर्म होकर अपकेंद्रीय बल बाहर की ओर फेंक रहा है और उसके कारण सीधे हवा क्या कर रही है, ऊपर उठती है। वहां क्या हो गया, लो प्रेशर बन जाता है। जबकि ध्रुवों की ओर अपकेंद्रीय बल क्या है, कम होने से वहां पर प्रेशर क्या रहेगा, हाई प्रेशर, उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। तो लिखोगे कोरियोलिस बल तो जहां पर गति उल्टा होता है, जब गति न्यूनतम है, एक वो भी एक आभासी बल है जो किस पर लगता है, सिर्फ गतिशील, अभी आएगा वो भी आगे। तो इसमें लिखोगे पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने से पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने से किसी गतिशील वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर एक बल का आभास होता है। आभास होता है जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। भूमध्य रेखा पर घूर्णन गति सर्वाधिक होने से भूमध्य रेखा पर घूर्णन गति सर्वाधिक होने से यहां अपकेंद्रीय बल का मान
सर्वाधिक होने से यहाँ अपकेंद्रीय बल का मान सर्वाधिक होता है। मान सर्वाधिक होता है जिससे यहां से हवा दूर हटती है। जिससे यहां से हवा दूर हटती है और यहां न्यून वायुदाब का क्षेत्र बनता है। जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में इसके विपरीत स्थिति होती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में इसके विपरीत स्थिति होती है, यानी वहां घूर्णन गति कम तो अपकेंद्रीय बल भी कम, जिससे वहां हवा दूर नहीं हटेगी और वहां न्यून वायुदाब की जगह उच्च वायुदाब हो जाएगा। इसका उल्टा कहां पर होता है? वो होता है ये। अगला आता है गुरुत्व आकर्षण बल। गुरुत्व आकर्षण बल। गुरुत्व आकर्षण बल की बात करें तो जो पृथ्वी है उसकी आकृति कैसी है? जियोड शेप में है। जियोड शेप में होने के कारण ध्रुवों से वो क्या है? चपटी है, कुछ दसी हुई है। अब पृथ्वी के केंद्र से ओ से ए स्थान ज्यादा दूर है या बी स्थान ज्यादा दूर है? ए स्थान ज्यादा दूर है। अब है कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र से जितनी ज्यादा दूर होगी वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा या ज्यादा? तो कम लगेगा। क्यों? क्योंकि गुरुत्व आकर्षण बल किन्हीं भी दो वस्तुओं के मध्य लगता है तो वो उसकी दूरी के क्या होता है वो व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यानी सीधा है ये एम क्या है? द्रव्यमान। एक वस्तु छोटी है, एक वस्तु बड़ी। जितनी वस्तु बड़ी है उसकी गुरुत्व शक्ति उतनी ही ज्यादा होती है। जितना द्रव्यमान ज्यादा है उसका उतनी ही उसमें क्या होगी? गुरुत्व शक्ति ज्यादा होगी उसका भार। और जिसका द्रव्यमान कम है उसकी गुरुत्व शक्ति नहीं कम। अब पृथ्वी ग्रह की तुलना में बृहस्पति का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है तो बृहस्पति ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में ज्यादा। जबकि चंद्रमा की गुरुत्व शक्ति, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है तो उसकी गुरुत्व शक्ति क्या है? कम है। और जिस पिंड का गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है उसका खुद का क्या नहीं है? वायुमंडल ही नहीं है क्या? नहीं, क्योंकि गुरुत्व शक्ति ही गैसों को क्या करेगी? बांध के रखेगी। अब जितना गुरुत्व शक्ति है इसका मतलब वहां पर वायु उतनी ज्यादा सघनता से बंधी हुई है और उसके कारण से आप जब यहां से दूसरे ग्रह पर गए आपके है वो द्रव्यमान में चेंज नहीं लेकिन वजन में क्या आया? बाहर में परिवर्तन आता है। तो किस कारण आया? बाहर में परिवर्तन आएगा। आप चंद्रमा पर गए आपका वजन 1/6 गुना रह गया। क्यों? क्योंकि वहां वायुमंडल का ऊपर से वायुमंडल नहीं है तो ऊपर से हवा की परतों का क्या नहीं लगा? अपने पर दबाव नहीं लगा। अपन यहां जितने तुलते हैं अपना द्रव्यमान रियल में उतना नहीं है, अपना वजन साथ में ऊपर से लगने वाली हवा के कारण भी है। और वो वजन दाब का वहां अपने पर लगा नहीं तो अपना वहां पर बाहर क्या हो गया? कम हो गया। और वहां पर सीधे ऐसे चल सकते हैं क्या? नहीं। यहां संतुलित है अपने शरीर का रक्तदाब और वायुमंडलीय दाब। वहां पर रक्तदाब शरीर का ज्यादा
और ऊपर से लगने वाला दाब कम, नसें क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी अगर ऐसे स्वतंत्र रूप से बाहर है वो निकले तो इसी तरीके से पृथ्वी पर देखें तो विषुवतरेखीय क्षेत्र पृथ्वी के केंद्र से ज्यादा दूरी पर होने पर यहां लगने वाला गुरुत्व बल कम है, तो यहां गुरुत्व आकर्षण कम, तो गुरुत्व आकर्षण कम होगा खंचाव, तो वायुदाब भी कम होगा। तो विषुवतरेखीय क्षेत्रों पर वायुदाब कुछ कम होता है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्र क्या है, नजदीक है केंद्र के, तो यहां पर गुरुत्व बल क्या है, ज्यादा, हवा पर खिंचाव भी ज्यादा, तो यहां पर वायुदाब भी क्या हो जाएगा, वायुदाब भी हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लिखोगे तो मैंने गुरुत्वाकर्षणी बांधे हुए है, तो इसमें लिखो पृथ्वी के केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ गुरुत्व आकर्षण बल कम, पृथ्वी से दूरी बढ़ने के साथ गुरुत्व आकर्षण बल कम होता जाता है, अतः विषुवतरेखीय क्षेत्र पृथ्वी के केंद्र से अधिक दूर होने से, विषुवतरेखीय क्षेत्र पृथ्वी के केंद्र से अधिक दूर होने से वहां गुरुत्व आकर्षण बल कम लगता है, गुरुत्व आकर्षण बल कम लगता है, जिससे न्यून वायुदाब, जिससे न्यून वायुदाब बन जाता है, इसके विपरीत ध्रुवीय क्षेत्र, इसके विपरीत ध्रुवीय क्षेत्र पर ध्रुवीय क्षेत्र पृथ्वी के केंद्र के निकट होने से, ध्रुवीय क्षेत्र पृथ्वी के केंद्र के निकट होने से यहां अधिक गुरुत्व के कारण, यहां अधिक गुरुत्व के कारण उच्च दाब पाया जाता है, अधिक गुरुत्व के कारण उच्च दाब पाया जाता है। अंत में लास्ट कारण लिखो, पवन प्रवाह है या वायु प्रवाह है, पवन प्रवाह है या वायु प्रवाह की बात करें तो ये एक लंबवत प्रवाह है। में पृथ्वी पर आगे हम देखेंगे, अभी पवनों वाला टॉपिक इसके बाद पढ़ेंगे तो ये बात वहां भी ध्यान से क्लियर हो जाएगी। एक है विषुवतरेखीय क्षेत्र, हालांकि इस पवन प्रवाह को साथ में पृथ्वी की घूर्णन गति भी क्या करती है, प्रभावित करती है, नियंत्रित करती है। और एक ध्रुवीय ये क्षेत्र है 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, एक क्षेत्र आता है 30 से 35 डिग्री अक्षांशों का, एक आता है 60 से
65 का और एक क्षेत्र आता है ध्रुव का, ध्रुव के आसपास का क्षेत्र, दोनों गोलार्धों में पृथ्वी की घूर्णन गति कई कारण, जिसमें के कारण अपकेंद्रीय बल ज्यादा होने के कारण, तापमान ज्यादा होने के कारण हवा विषुवत रेखीय क्षेत्रों में क्या होती है, गर्म होकर के सहवनीय धारा के रूप में यहां से क्या होती है, ऊपर उठती है। ऊपर का मतलब आरोही संचार हो जाता है, लंबवत रूप से ऊपर उठती है। तो इस हवा का नीचे लगने वाला भार क्या हो गया, कम हो गया। तो यहां पर क्या बन जाता है, लो प्रेशर। लेकिन यहां से ये हवा पृथ्वी के घूर्णन गति से प्रभावित होकर ध्रुवों की ओर फैलती है और ध्रुवों की ओर आगे बढ़कर ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्या करती है, नीचे उतरती है। इसका आरोहण होता है, ये नीचे आएगी, अवतलन बोल दो, अवतलन होता है नीचे की ओर। ऐसे ही इस बेल्ट से, उपध्रुवीय क्षेत्र से हवा क्या करती है, ऊपर उठती है। तो जब यहां ऊपर उठी तो यहां क्या बना, लो प्रेशर। यहां से भी ये हवा कुछ ध्रुवों की ओर जाती है और ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या करती है, नीचे की ओर उतरती है और कुछ उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की ओर आती है और वहां भी क्या करती है, नीचे उतरती है। तो उपोष्ण कटिबंध में वायु का क्या हो रहा है, अवतलन, वो नीचे उतर रही है और उसके कारण से वहां पर क्या हो जाता है, हाई प्रेशर, उच्च वायु दाब। ऐसे ही ध्रुवों पर भी हवा क्या कर रही है, नीचे उतर रही है, यहां पर भी क्या मिलेगा, हाई प्रेशर। लेकिन विषुवतरेखीय क्षेत्र में और उप ध्रुवीय क्षेत्रों में वायु क्या है, लंबवत रूप से आरोहण हो, ऊपर उठती है, अवरोहण नहीं हो रहा है और उसके कारण वहां पर वायुदाब क्या होता है, कम हो जाता है। और इसमें साथ में हवा क्या प्रवाह है और पृथ्वी की घूर्णन गति भी जिम्मेदार है। घूर्णन गति हमने पहले पढ़ ली है। यहां पवन प्रवाह में तो सीधा कहेंगे विषुवतरेखीय क्षेत्रों में वायु सहवनीय धाराओं के रूप में ऊपर उठती है, जिससे वहां लो प्रेशर बनता है। जबकि उपोष्ण कटिबंधीय यानी 30 से 35 डिग्री अक्षांशों में वायु का अवतलन होता है, वो ऊपर से नीचे उतरती है, तो वहां पर उसका वजन नीचे लगेगा, बढ़ जाता है, तो क्या हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है। तो इसमें लिखोगे वायु प्रवाह में विषुवतरेखीय क्षेत्रों में सहवनीय धारा के रूप में, विषुवतरेखीय क्षेत्रों में सहवनीय धारा के रूप में आरोही लंबवत पवन प्रवाह है, आरोही लंबवत पवन प्रवाह पाया जाता है। जिससे यहां वायु के ऊपर उठने से, जिससे यहां वायु के ऊपर उठने से न्यून वायुदाब बन जाता है। इसके विपरीत, इसके विपरीत उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, कोष्टक में लिख लो, 30 से 35 डिग्री अक्षांशों में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों में वायु का अवरोही लंबवत प्रवाह है, अवरोही यानी ऊपर से नीचे,
अवरोही लंबवत प्रवाह है, कोष्टक में लिख लो, ऊपर से नीचे पाया जाता है जिससे यहां उच्च वायुदाब बन जाता है, जिससे यहां उच्च वायुदाब बन जाता है। ये था वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक। वायुदाब में लास्ट आता है वायुदाब का वितरण। वायुदाब के वितरण की बात करें तो इसमें दो तरीके से पढ़ेंगे। एक वायुदाब का क्षैतिज वितरण और दूसरा वायुदाब का लंबवत वितरण। वायुदाब का क्षैतिज वितरण का मतलब पृथ्वी पर किसके अनुसार, बढ़ते अक्षांशों के अनुसार। क्षैतिज वितरण में दो बातें ध्यान में पढ़ेंगे यहां। क्षैतिज जो वितरण है इसमें एक आएगा, क्षैतिज वितरण को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, समदाब रेखाओं के द्वारा। आइसोबार क्या होती हैं, और दूसरा क्षैतिज वितरण में पृथ्वी के ऊपर कुछ वायुदाब पेटियां भी पाई जाती हैं। धरातल पर जो वायुदाब पेटियां हैं ये। तो सबसे पहले लंबवत में वैसे हमने चर्चा कर ली, सिंपल सी बात है ऐसा कि बढ़ती ऊंचाई के साथ वायुदाब क्या होता है, कम होता है, और 300 मीटर पर 34 मिलीबार कम हो जाता है। 5.5 किलोमीटर पर सतह का आधा हो जाता है। लंबवत में मैंने वही बात है और कुछ नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां कौन सी है, क्षैतिज वितरण वाली। क्षैतिज वितरण में सबसे पहली बात है यहां आइसोबार। आइसोबार्स समदाब रेखाएं। पहले किसे कहते हैं, समुद्र तल पर समायोजित, सी लेवल के अनुसार। हाइट का फर्क यहां नहीं ध्यान रखना है ना, राई का सी लेवल के अनुसार ही हमेशा चर्चा होती है। तो समुद्र तल के अनुसार समायोजित समान दाब वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखाएं। तो यहां पर मेन बात यही आएगी कि समुद्र तल से समायोजित समान दाब वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा। क्या ये समदाब रेखाएं समताप रेखाओं का अनुसरण करेंगी, करेंगी। ताप के अनुसार ही क्या होगा, दाब होगा। ताप कम है तो दाब भी कम, ताप ज्यादा तो वो ताप कम हो गया तो वायुदाब ज्यादा, और ताप ज्यादा तो वायुदाब कम हो जाता है। तो इस तरीके से यानी ये समदाब रेखाएं समताप रेखाओं का अनुसरण करती है। उसके बाद में दाब प्रवणता नाम आता है। तो दाब प्रवणता शब्द या दाब प्रवणता ढाल, पीछे ताप प्रवणता पढ़ा है, यहां प्रेशर ग्रेडियंट आ जाएगा। तो दाब प्रवणता क्या होती है, दो स्थानों के बीच
दाब का अंतर, दाब प्रवणता। अब वही बात जो पहले हम पढ़ चुके, एक समदाब रेखाएं पास पास हैं, ये 900 मिलीबार की है, ये 920 मिलीबार की है, ये 940 मिलीबार की है और ये 960 मिलीबार की है। और एक जगह ये ही समदाब रेखाएं दूर दूर हैं, 900 मिलीबार, 920 मिलीबार, 940 मिलीबार और 960 मिलीबार। किसमें दाब प्रवणता ज्यादा है? तो वही जब ताप प्रवणता थी, जब समदाब रेखाएं क्या होंगी, पास पास हैं, तो यहां पर दाब प्रवणता क्या है, तीव्र है। और दाब प्रवणता ढाल किधर से किधर होता है, पहले तो ये उच्च दाब से न्यून दाब की ओर, हमेशा उच्च से न्यून की ओर। और वो ढाल तीव्र कहां मिलेगा, यहां पर दाब प्रवणता अधिक है, इसका मतलब दाब प्रवणता ढाल भी क्या है, तीव्र, जो हमेशा दाब प्रवणता बल भी लगेगा। और वो किधर से किधर होगा, अब हवा किधर से किधर जाएगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब 960 से इधर, तो इससे हवा इधर खींची जाएगी, तो इस लगने वाले बल को क्या बोला जाता है, दाब प्रवणता बल कहेंगे। जो हमेशा किधर से किधर लगता है, तो वो हमेशा उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर लगता है। और दाब प्रवणता बल हमेशा समदाब रेखाओं के समकोण पर लगता है, ये समकोण पर ही लगेगा। ये हवा को इधर से इधर ही ले जाना चाहेगा, लेकिन इसके साथ लगने वाला कोरियोलिस बल इसकी दिशा को क्या करेगा, बदलेगा। वो बात पवनों में, यहां आपको दाब प्रवणता बल है, तो दाब प्रवणता बल, जब दाब प्रवणता अधिक है तो दाब प्रवणता बल भी क्या होगा, अधिक। और दाब प्रवणता कम है तो दाब प्रवणता बल भी क्या होगा, कम। ये हमेशा न्यून दाब से उच्च दाब की ओर और समदाब रेखाओं के किस पर लगता है, समकोण पर लगता है। ऐसे बल नहीं लगेगा, वासे नहीं देखा लगेगा, इस तरीके से ये लंबवत रूप से काम करता है। ये बात अपने को किस में ध्यान रखनी है, समदाब रेखाओं में। तो इसमें लिखो समदाब रेखाओं में, आइसोबार नाम याद रखना है इंग्लिश में इसका। तो आइसोबार लिख के पहले ये लिखिए हेडिंग, वायुदाब का वितरण, 2 कॉलम, एक क्षैतिज वितरण और एक लंबवत वितरण। सबसे पहले कौन सा पढ़ रहे हैं, क्षैतिज। तो पहले शॉर्ट में लिख लो, एक क्षैतिज वितरण है और एक लंबवत। क्षैतिज में 2 बातें पढ़ेंगे, एक समदाब रेखा और एक वायुदाब पेटियां। तो सबसे पहले क्षैतिज वितरण में समदाब रेखा के बारे में चर्चा करते हैं, आइसोबार। तो लिखो, समुद्र तल पर समायोजित, समुद्र तल पर समायोजित समान दाब वाले, समुद्र तल पर समायोजित समान दाब वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा। समुद्र तल पर समायोजित समान दाब वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखाएं। फिर लाइन चेंज करके लिखो, ये समताप रेखाओं का अनुसरण करती हैं। ये समताप रेखाओं का अनुसरण करती हैं। मतलब उनके अनुसार ही, जैसे ताप है ना, तो जहां ताप ज्यादा है तो वहां पर क्या मिलेगा, है वो ताप बढ़ने पर दाब क्या होगा, घटेगा। अब जैसे समताप रेखा ऐसे है,
वहां पर एक, और ये हमने कह दी 30 डिग्री सेल्सियस की क्या है, एक समताप रेखा है जो किसी क्षेत्र में वर्ताकार बनी हुई है। तो यहां पर दाब रेखा भी क्या मिलेगी, इसी के अनुसार क्या मिलेगी, वर्ताकार मिलेगी। अब वो जैसे 30 डिग्री टेम्परेचर पर मान लो यहां पर वायुदाब है वो 980 मिलीबार है, तो ये 980 मिलीबार की समताप रेखा किसके अनुसार है, ताप रेखा के रूप में ये वहां पर फैली हुई है। और अगर ताप रेखा ऐसे है तो वहां पर एक निश्चित वायुदाब की लाइन भी क्या करेगी, उसी के साथ साथ मिलेगी। कि जैसे 30 डिग्री टेम्परेचर पर वायुदाब मान लो कितना है 980 मिलीबार, तो 30 डिग्री सेल्सियस की जहां जहां से क्या गुजर रही है ताप रेखा, उसके साथ साथ क्या गुजरेगी 980 मिलीबार की क्या गुजरेगी, दाब रेखा। अगर ये महासागर के अंदर जैसे जहां पर ताप बढ़ गया न्यून दाब का क्षेत्र है, तो वहां जब ताप रेखा वर्ताकार बन गई तो वहां दाब की भी क्या बनेंगी, वर्ताकार रेखाएं बन जाएंगी। ताप रेखा महाद्वीप महासागरों के मिलन स्थल पर मुड़ रही है, तो दाब रेखाएं भी क्या करेंगी, मुड़ेंगी, यानी उसी के अनुरूप होती हैं। फिर लिखो दाब प्रवणता। दाब प्रवणता, इसमें लिखो दो स्थानों के बीच दाब का अंतर फिर लाइन चेंज करके लिखो, जब समदाब रेखाएं पास पास होती हैं, जब समदाब रेखाएं पास पास होती हैं तो दाब प्रवणता बल या बायोमेट्रिक ढाल, इसे बायोमेट्रिक ढाल भी बोलते हैं, तो दाब प्रवणता बल या बायोमेट्रिक ढाल क्या होता है, तीव्र या कम, तो दाब प्रवणता बल या बायोमेट्रिक ढाल अधिक होता है जबकि समदाब रेखाओं के दूर दूर होने पर दाब प्रवणता कम होती है, दूर दूर होने पर दाब प्रवणता कम होती है। फिर लिखो, अब जो दाब प्रवणता बल है ये हमेशा, या बायोमेट्रिक ढाल हमेशा किधर से किधर, उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर तथा समदाब रेखाओं के समकोण पर लगता है। तो लिखोगे दाब प्रवणता बल या बायोमेट्रिक ढाल दाब प्रवणता बल या बायोमेट्रिक ढाल हमेशा उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर तथा समदाब रेखाओं के समकोण या लंबवत, समदाब रेखाओं के समकोण या लंबवत रूप से लगता है, समकोण या लंबवत रूप से लगता है। अब क्वेश्चन है मेरा एक, क्या समदाब रेखाएं या दाब प्रवणता बल पवनों के वेग को प्रभावित करता है?
या क्या पवनों की दिशा को प्रभावित करता है या पवनों के वेग और दिशा दोनों को निर्धारित करता है? तो क्या करेगा, दोनों को प्रभावित करेगा। पवन हमेशा अब दाब प्रवणता बल के अनुसार उच्च वायुदाब से किधर, न्यून वायुदाब की ओर चलेगी। और जितना ये दाब प्रवणता बल जितना ज्यादा होगा उसका वेग भी उतना ही ज्यादा होगा। जब समदाब रेखाएं दूर दूर हैं तो बल कम है तो पवनों का वेग कम होगा, और जब समदाब रेखाएं पास पास हैं तो दाब प्रवणता बल भी ज्यादा तेजी से बदल रहा है तो उसमें लगने वेग भी क्या होगा, ज्यादा। तो समदाब रेखाएं या दाब प्रवणता बल वेग और दिशा दोनों को निर्धारित करता है। तो ये लिखोगे सम दाब रेखा या दाब प्रवणता बल, ये दाब प्रवणता बल है, उसकी दिशा है, या दाब प्रवणता बल पवनों के वेग व दिशा, पवनों के वेग व दिशा दोनों को प्रभावित करता है। पवनों के वेग व दिशा दोनों को प्रभावित करता है। ये अपने को किस में याद रखना था, समदाब। इसके अलावा जैसे वही बात है ताप के अनुसार समदाब रेखाएं भी पृथ्वी पर या नखमानचित्र पर काल्पनिक रूप से खींची गई रेखा हैं, जो कौन से माह की खींची जाती हैं, जनवरी और जुलाई की ही मानचित्र पर दाब रेखाएं खींची जाती हैं। अगर हम देखें कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर अगर हम देखते हैं तो अगर जनवरी उसमें जुलाई माह में देखते हैं तो विषुवत रेखा पर तो वर्ष भरी लगभग क्या रहता है, न्यून वायुदाब का क्षेत्र रहता है, जो सूर्य के उत्तरायण होने पर कुछ उत्तर की ओर खिसक जाएगा, ITCZ है वो, और दक्षिणायन होने पर दक्षिण की ओर। लेकिन जब हम ग्रीष्म काल में जुलाई में देखते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में जो मध्य अक्षांश है उसके अंदर दो क्षेत्रों पर न्यून वायुदाब बनता है। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, एक एलुसियन द्वीप समूह के आसपास का पूरा क्षेत्र है और एक आइसलैंड द्वीप के आसपास। दोनों ही जगह पछुआ और ध्रुवीय पवन टकराकर क्या उत्पन्न करती हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न करती हैं। और तीसरी कुछ दशा बनती है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बन जाती है। जब उत्तर में न्यून है उस समय उन्हीं अक्षांशों में दक्षिण में क्या है, उच्च वायुदाब है, और जब उत्तर में उन अक्षांशों में उच्च है तो दक्षिण में वहां क्या है, न्यून वायुदाब की स्थिति। अब बात आई समदाब रेखाएं सीधी सरल रेखीय कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध, तो दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में क्यों, क्योंकि वहां समुद्र की अधिकता है, जल की अधिकता है, स्थल कम है, इसलिए जैसे ताप रेखाएं भी दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती हैं, सीधी सरल रेखीय, वैसे ही समदाब रेखाएं भी दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादातर क्या है, सीधी सरल रेखीय पाई जाती है। वही जल और स्थल यानी तापमान के अनुसार ही दाब रेखाओं में क्या होता है, परिवर्तन। ये तो समदाब रेखा। अब पहले पढ़ते हैं या मेन टॉपिक साथ में, वायुदाब पेटियां। तो हेडिंग लिखो वायुदाब पेटियां। वायुदाब पेटियां। तो वायुदाब पेटियां पृथ्वी पर जो हैं वो वायुदाब पेटियों की कुल संख्या कितनी है, तो वायुदाब पेटियों की कुल संख्या 7 है। इन 7 को हम उत्पत्ति प्रक्रिया के आधार पर, उत्पत्ति प्रक्रिया आधार पर कितने वर्गों में बांटते हैं, 2 वर्गों में बांटा जाता है। कुल वायुदाब पेटियां 7 हैं,
जिनको उत्पत्ति प्रक्रिया के आधार पे दो वर्गों में, एक तापजन्य पेटियां और एक पृथ्वी की घूर्णन गतिजन्य पेटियां। तो ताप और गतिजन्य, ये दो वर्गों में इसको बांट कर पढ़ेंगे कि ताप के कारण कौन सी है और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण कौन सी। तो पहले इतना नोट कर लो, फिर प्रत्येक के बारे में पढ़ेंगे। तो वायुदाब पेटियों में लिखो, ग्लोब पर कुल 7 वायुदाब पेटियां हैं। जिन्हें उत्पत्ति प्रक्रिया के आधार पर दो वर्गों में बांटते हैं। जिन्हें उत्पत्ति प्रक्रिया के आधार पर दो वर्गों में बांटते हैं। तापजन्य, जिसकी कुल संख्या 3 है 7 में से, और गतिजन्य वायुदाब पेटियां, जिनकी संख्या 4 है। टोटल 7 हैं तापजन्य पेटियां। तो वायुदाब पेटी टोटल लिख लो 7, तापजन्य 3 और गतिजन्य 4। अब हम देखें तो वायुदाब पेटियों का मतलब क्या है। पृथ्वी पर कुछ अक्षांशों के बीच का ऐसा क्षेत्र जहां पर लगभग या तो अधिकांश अक्षांशों में सेम में उच्च वायुदाब है या न्यून वायुदाब का क्षेत्र रहता है, जहां लगभग दशाएं वही बनी रहती हैं, तो वो वायुदाब पेटियां। उत्तरी गोलार्ध में हम देखते हैं तो वायुदाब पेटियां सतत नहीं है, क्योंकि यहां जल और स्थल है। जल और स्थल आएंगे तो ताप में क्या आएगा, अंतर। ताप में अंतर आएगा तो किसमें अंतर आएगा, दाब में भी अंतर। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादातर वायुदाब पेटियां क्या हैं, सतत। वो विखंडित नहीं है, टूटी हुई नहीं है, क्योंकि वहां क्या है, जल ही जल की अधिकता। और खास तौर पर जब 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात करें, वहां पर पूरे पर क्या है, जल ही जल। तो पूरे पर ताप क्या रहेगा, समान। तो पूरे क्षेत्र में, पूरे गोलार्ध में दाब भी क्या रहेगा, समान। तो वो दाब पेटी है वो पूर्णतः क्या है, सतत है, बिल्कुल भी खंडित नहीं है। फिर भी कहा जाए कि कौन से गोलार्ध की पेटियां सतत हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध की। विषुवत रेखीय दोनों में नहीं आएगी, वो तो बीच में है। उसके बाद की जब हम बात करेंगे वो, तो अब इन्हें दो वर्गों में विभाजित करके अध्ययन करते हैं। अब वायुदाब पेटियां समझ में आएंगी तो ही आप स्थायी पवनों को अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि स्थायी पवनें किसका अनुसरण करते हुए चलती हैं, वायुदाब पेटियों का अनुसरण करते हुए चलती हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखें तो पृथ्वी के बीचों बीच स्थित है 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा। इस 0 डिग्री के उत्तर में 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। सबसे पहली बात करते हैं पहली पेटी के बारे में, और इसकी स्थिति है वो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ। बीच में कितने डिग्री है, 0 डिग्री। इस पेटी का नाम क्या है, विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब पेटी। पहले 1 नंबर पे पढ़ेंगे विषुवत रेखीय न्यून दाब पेटी।
तो विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब पेटी, विषुवत रेखीय लो प्रेशर न्यून दाब। अब बात करते हैं कि विषुवत रेखा पर ये खंडित है, सतत नहीं है। हम देखते हैं अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, इंडोनेशिया या पूर्वी द्वीप समूह के पास ये क्या है, बनी हुई है, सतत है। लेकिन मैप में हम देखते हैं तो अफ्रीका का जो कौन सा भाग आता है, पूर्वी भाग, वहां पर ये क्या हो जाती है, टूट जाती है। इसी तरीके से एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में हाइट है, वहां टूट जाती है। तो ये सतत नहीं है, खंडित है। तो विषुवत रेखीय पेटी में पहली बात आती है कि इसकी स्थिति कहाँ है। तो इसकी स्थिति कहाँ से कहाँ तक रही, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच अधिकांश समय। लेकिन सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने पर पेटियों का क्या होता है, स्थानांतरण। लेकिन पहले 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण। अब टाइप में, प्रकार में हम देखें, वायुदाब पेटियों को 2 वर्गों में हमने बांटा है, तापजन्य और गतिजन्य। तो यहां पर न्यून दाब वर्ष भर बना रहने का मुख्य कारण पृथ्वी की घूर्णन गति है या तापमान है। तो यहां तापमान, क्योंकि वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, उच्च ताप बना रहता है, उसके कारण यहां क्या है, न्यून वायुदाब। तो प्रकार में ये किस कैटेगरी में शामिल है, तो ये किस में शामिल है, ये एक तापजन्य पेटी है, तापजन्य पेटी। तीसरी बात अगर इसमें पढ़ें कि आपसे पूछे यहां लो प्रेशर न्यून दाब के क्या क्या कारण हैं, इस पेटी में न्यून वायुदाब क्यों है, उसके पीछे के कारण क्या हैं। तो यहां न्यून दाब के कारणों में पीछे आपने वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारण पढ़े हैं, अभी अभी जो दाब को प्रभावित करेंगे वो कारण सारे यहां लागू होंगे। अब वहां से मेन कौन से, पहला कारण था, तो यहां न्यून दाब का कारण तापमान का वर्ष भर क्या रहना, उच्च बना रहना, अधिक है, वर्ष भर अधिक रहने के कारण से। दूसरे नंबर पर हम बात करें यहां पर जलवाष्प की, तो यहां वर्ष भर जलवाष्प क्या रहती है, ज्यादा। जलवाष्प ज्यादा तो वायुदाब कम होता है, उल्टा होता है। तो दूसरा यहां वर्ष भर जलवाष्प की मात्रा भी क्या रहती है, अधिक होने से, आर्द्रता अधिक होने से भी क्या रहता है, वायुदाब कम रहता है, तापमान अधिक रहने से भी। तीसरी बात करें तो जो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण कौन सा बल, अपकेंद्रीय बल उत्पन्न हो रहा था, यहां अपकेंद्रीय बल क्या है, अपकेंद्रीय बल अधिक है, और अपकेंद्रीय बल ज्यादा होगा तो उसके कारण से हवा बाहर ऊपर की ओर उठेगी, उसके कारण भी वहां क्या बन जाता है, लो प्रेशर। तो अपकेंद्रीय बल अधिक होने के कारण। चौथा, गुरुत्व आकर्षण का प्रभाव यहां पर क्या है, कम है, क्योंकि ये क्षेत्र पृथ्वी के केंद्र से ज्यादा दूर है, उसके कारण भी यहां पर है वो क्या होगा, वायुदाब कम होगा। और पांचवा कारण देखिए तो यहां पर जो पवनें हैं वो क्या करती हैं, सहवनीय धारा के रूप में क्या करती हैं, ऊपर उठती हैं, इसके कारण भी यहां पर क्या होगा, लो प्रेशर बनता है। 5 ये पढ़े हैं, पांचों में ये कौन सा अधिक और कौन सा कम, वो सीधा सा है। यहां वायुदाब क्या है, कम है, तो कम के लिए क्या लागू होगा इसमें से, तो तापमान ज्यादा होता है तभी वायुदाब क्या होता है, कम होता है। तो ये यहां कारण रहेंगे जिसके कारण यहां पर है वो वायुदाब वर्ष भर कम रहता है। अब इस क्षेत्र की विशेषताओं की बात करें इस पेटी की, तो इस पेटी की विशेषताओं में पहली, असतत या एक खंडित पेटी है, जो महाद्वीप महासागरों के मिलन स्थल पर क्या है, टूट जाती है हर जगह। पूरी विषुवत रेखा पूरे राउंड में ये सतत रूप से नहीं है। दूसरी बात करें तो यहां पर व्यापारिक पवनों का
पवनों का अभिसरण होता है। इधर से और इधर से इन 5 डिग्री अक्षांशों पर कौन सी पवनें आके टकराती हैं? व्यापारिक पवनें आकर के टकराती हैं, तो इनका अभिसरण होता है और उस क्षेत्र के लिए यहां पर नाम आता है, इसे ITCZ जिसे बोलते हैं अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। चौथी बात, यहां कोरियोलिस बल का अभाव है, अतः चक्रवात और प्रति चक्रवात नहीं बनते हैं। पांचवी बात इसमें, यहां पर वायु का शांत प्रवाह होता है और यहां वायु मंद शांत प्रवाह है, जिसके कारण इसे डोलड्रम या शांत पेटी कहते हैं। कि किसे डोलड्रम कहा जाता है? तो इस पेटी को डोलड्रम पेटी भी कहते हैं। चक्रवात यहां उत्पन्न है नहीं, सहवनीय धाराएं सीधी क्या करती हैं, धीरे धीरे ऊपर उठती हैं, बादल बन के वर्षा हो गई और इसलिए यहां बहुत तेज हवा नहीं चलती, पवन संचार मंद है, इसलिए शांत दशा शांत या है वो इसको डोलड्रम पेटी कहा जाता है। अगली बात, वर्ष भर दोपहर बाद सहवनीय वर्षा। इस पेटी में पूरे साल क्या होती है? वर्षा, सर्वाधिक वर्षा इसी पेटी में, दोपहर बाद सहवनीय वर्षा, जो कि कपासी वर्षा मेघ द्वारा तड़ित झंझा ओलावृष्टि के साथ होती है। तड़ित झंझा आम बात है, बिजली चमकना और ओलावृष्टि के साथ सहवनीय द्वारा दोपहर बाद नमी ऊपर उठा दी गई। कौन से बादल बनते हैं? कपासी वर्षा मेघों का यहां पर क्या होता है? निर्माण होता है और यहां पर वर्षा होती है। ये इस पेटी की अपने को मुख्य क्या बातें ध्यान रखनी है? मैन, सर्वाधिक वर्षा विश्व की बेल्ट कौन सा है? तो विषुवतरेखीय बेल्ट में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो पहले 1 नंबर की पेटी में ये कंप्लीट एक एक बनाते जाएंगे। तो पहले लिखोगे 1 नंबर पर विषुवतरेखीय न्यून वायुदाब पेटी। विषुवतरेखीय न्यून वायुदाब पेटी। सबसे पहले स्थिति तो सामान्यतः स्थिति कहां है? 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के मध्य। कोष्टक में लिख लो, सूर्य की स्थिति के अनुसार, सूर्य की सापेक्षिक स्थिति, सूर्य की सापेक्षिक स्थिति के साथ उत्तर दक्षिण में स्थानांतरण। और इस पेटी का देखेंगे तो क्वेश्चन है मेरा, ये 5 डिग्री सूर्य दक्षिणायन है, तब 5 डिग्री से नीचे दक्षिण में जाएगी। सूर्य उत्तरायण है तो 5 डिग्री उत्तर से उत्तर में जाएगी। क्या दोनों में बराबर स्थानांतरण होता है? किधर ज्यादा जाती है?
इसका उत्तर की ओर स्थानांतरण ज्यादा होता है, और खास तौर पर हिंद महासागर पर, ये दक्षिणी एशिया में ये 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक स्थानांतरित हो जाती है ग्रीष्म काल में, क्योंकि वहां स्थल था वो अत्यधिक क्या हो गया, गर्म हो गया, जिससे इसका ज्यादा स्थानांतरण। लेकिन दक्षिण में जल के कारण से इसका ज्यादा स्थानांतरण नहीं होता है, तो ये 25 डिग्री दक्षिण में नहीं जाएगी, लेकिन उत्तर की ओर स्थानांतरण इसका उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा होता है। फिर लिखो प्रकार, किस प्रकार की पेटी है ये? तो प्रकार की बात करें तो इसमें ये तापजन्य वायुदाब पेटी है। प्रकार में तापजन्य वायुदाब पेटी। तापजन्य वायु पेटी के बाद अगली बात इसमें पढ़ते हैं, यहां न्यून वायुदाब का कारण, न्यून वायुदाब के कारण क्या क्या हैं? तो यहां न्यून वायुदाब के कारणों में पहला, वर्ष भर क्या रहना, उच्च तापमान। तो पहला कारण है वर्ष भर उच्च तापमान। दूसरा कारण जलवाष्प की अधिकता होना, या ये भी कह सकता आर्द्रता अधिक रहना, तो जलवाष्प की अधिकता होना। तीसरा लिखो पृथ्वी की घूर्णन गति या अपकेंद्रीय बल का सर्वाधिक होना। पृथ्वी की घूर्णन गति, उसी से जनित होता है कौन सा बल, अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होना। अगला कारण गुरुत्व आकर्षण बल का कम होना। ध्रुवों की तुलना में यहां गुरुत्व आकर्षण बल कम है। गुरुत्व आकर्षण बल का कम होना। अगला कारण लिखो पवनों का ऊर्ध्वाधर प्रवाह या सहवनीय धारा के रूप में ऊपर उठना। पवनों का ऊर्ध्वाधर प्रवाह यानी सहवनीय धारा के रूप में ऊपर उठना। ऊर्ध्वाधर प्रवाह या सहवनीय धाराओं के रूप में ऊपर उठना। ये थे कारण। अब विशेषताएं, विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब पेटी की क्या क्या विशेषताएं? विशेषता में इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, यहां पर एक पवन चलती है जिसे, जो किधर से किधर मंद गति से पश्चिम से पूर्व दिशा में एक पवन चलती है, और इस पवन को क्या कहा जाता है, विषुवत रेखीय पछुआ पवन। इसे विषुवत रेखीय पछुआ पवन कहते हैं, जो मंद गति से किधर चलती है, पश्चिम से। तो सबसे पहली बात तो लिखोगे विशेषता में, इसमें लिखो ये एक खंडित पेटी है, खंडित दाब पेटी है, या सीधा ये खंडित पेटी है। दो नंबर पे सब नहीं है। दूसरी बात लिखो
इस पेटी में व्यापारिक पवनों का अभिसरण होता है। व्यापारिक पवनों का अभिसरण होता है, अतः इसे ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अतः इसे ITCZ हिंदी में बोलते हैं अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी कहते हैं। फिर लिखो, पहले ये लिखो, यहां मंद क्षैतिज पवन संचार पाया जाता है। यहां मंद क्षैतिज पवन संचार, और वो भी लिख लो, पश्चिम से पूर्व दिशा में, यहां मंद क्षैतिज पवन संचार पश्चिम से पूर्व दिशा में पाया जाता है। इन पवनों को मंद क्षैतिज पवन संचार पश्चिम से पूर्व दिशा में पाया जाता है। इन पवनों को विषुवत रेखीय, इन पवनों को विषुवत रेखीय पछुआ पवन कहते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे मानसून उत्पत्ति में फलोन महोदय जो था उसके अनुसार ये पेटी जब उत्तरायण हो जाती है तो ये जो पवन है विषुवत रेखीय पछुआ पवनी, इस पर कोरियोलिस बल लगेगा, क्योंकि विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल 0 होता है। और यही दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में कहाँ प्रवेश करती है, दक्षिणी एशिया के अंदर भारत में वर्षा करती है। लेकिन बाकी विद्वान क्या मानते हैं कि ये पेटी उत्तर में जाने पर जो ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन है ये विषुवत रेखा को पार करके मानसून के रूप में क्या आती है, बारिश करती है। लेकिन फलोन है वो इन विषुवत रेखीय पछुआ पवनों को ही मानसूनी पवन मानता है। फिर लिखो, यहां मंद संचार होने से या वायुमंडल शांत होने से, यहां मंद संचार या वायुमंडल शांत होने से, मंद पवन संचार है ये या वायुमंडल शांत होने से, इसे शांत पेटी, इसे शांत पेटी या डोल ड्रम, शांत पेटी या डोल ड्रम पेटी भी कहते हैं। फिर लिखो, यहां कोरियोलिस बल का अभाव होने से, गतिशील वस्तु पर लगने वाला एक बल जिससे पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दिशा से किधर मुड़ती हैं, बाईं ओर, जो पवनों वाले टॉपिक में डिटेल से आएगा। क्योंकि पवन की दिशा को कौन सा बल प्रभावित करता है, कोरियोलिस। और जब पवन को वो मोड़ देता है तो जब पवन मुड़ने के कारण क्या हो जाती है, एक वर्ताकार राउंड में घूमने लग जाती है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, चक्रवात कह देते हैं। जैसे आंधी में भी घूम रही है तब चक्रवात। लेकिन यहां पवन वर्ताकार नहीं घूम सकती, यहां क्षैतिज रूप से सीधी ही चल रही है, तो ये घूर्णन गति के साथ ही है। यहां कोरियोलिस बल नहीं होने से पवन मुड़ती नहीं है, और मुड़ेगी नहीं जब तक, तब तक क्या नहीं उत्पन्न होगा, चक्रवात नहीं होगा, ना ही प्रति चक्रवात। तो देखो हो गई अगली बात, यहां कोरियोलिस बल का अभाव होता है, अतः यहां पर, यहां अलग से लिख लो, कोरियोलिस बल का अभाव होता है, तो यहां पर चक्रवात व प्रति चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। चक्रवात व प्रति चक्रवात उत्पन्न
नहीं होते हैं। कोई पूछे यहाँ वर्षा कैसे हो जाती है जब चक्रवात ही नहीं है, तो यहाँ सीधी हवा गर्म होकर ऊपर जाएगी, सहवनीय वर्षा हो जाएगी। चक्रवात और प्रति चक्रवात उत्पन्न नहीं होते। अगली विशेषता लिखो, यहां वर्ष भर दोपहर बाद वर्ष भर दोपहर बाद सहवनीय वर्षा होती है। दोपहर बाद सहवनीय वर्षा होती है। लाइन चेंज करके लिखो, ये सहवनीय वर्षा कपासी वर्षा मेघों द्वारा मूसलाधार व तड़ित झंझा ओलावृष्टि युक्त होती है। कपासी वर्षा मेघों द्वारा मूसलाधार व तड़ित झंझा ओलावृष्टि युक्त होती है। और लास्ट, पृथ्वी पर कौन सी पेटी का सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तार है? तो ये बीच में है, बीच का घेरा सबसे बड़ा, साथ में और आएंगी वो 5-5 अक्षांशों में आएंगी, और ये 10 अक्षांशों में तो हर समय है। तो सर्वाधिक चौड़ा बेल्ट है और बीच में इतना ही चौड़ा। बताओ अगर यहां पर भी होता 10 डिग्री अक्षांशों में और यहां भी 10 में, क्या दोनों जगह क्षेत्रफल समान होता? नहीं, यहां क्या होता? ज्यादा। बीच का घेरा बड़ा है तो यहां क्षेत्रफल भी ज्यादा। तो पृथ्वी पर कौन सी पेटी सर्वाधिक क्षेत्र में है? तो ये इसमें लास्ट लिखो, सभी पेटियों में ये सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तार वाली पेटी है। सभी वायुदाब पेटियों में ये सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तार वाली वायुदाब पेटी है। तो ये था आज के लिए। बाकी पेटियां हैं वो इसमें कल पढ़ते हैं। कल पवने भी शुरू, क्योंकि इसमें पेटियों में थोड़ा ही बचा है, 1-2 में ज़्यादा था, बाकी और इसमें कल पढ़ेंगे।